एक कंट्री की इकोनॉमी उसके नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि उसके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अब कोई कंट्री या तो रेगिस्तान के पास है, कोई पहाड़ के पास है, कोई नदी के पास है, तो कोई समुंदर के पास है। अब जिस एनवायरनमेंट के पास वो कंट्री है, उसके अकॉर्डिंगली उसके पास एक नेचुरल रिसोर्स बनता है, और ये नेचुरल रिसोर्स वो यूज करता है खुद के लिए, और जो एक्स्ट्रा होता है वो कोई और कंट्री को वो बेचता है। इसका एग्जांपल लेते हैं गल्फ कंट्री। अब गल्फ कंट्री के पास ऑयल रिजर्व्स काफी ज्यादा है, और ये ऑयल रिजर्व वो खुद के लिए भी यूज करते हैं और बाकी सारी कंट्रीज को भी बेचते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो खुद का प्रोडक्शन भी कर ले रहे हैं और बाकी कंट्री को बेच के वो और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए वो काफी ज्यादा रिच कंट्री है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज समझेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी और एनवायरनमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। दैट मीन्स हाउ इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन, जहां पे हम एक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम दो चीजें समझते हैं, राइट कि एक ह्यूमन के दो फेजेस आए थे। देयर वर टू फेजेस ऑफ ह्यूमन। जो पहला फेज था वो था ह्यूमंस जब आना स्टार्ट हुए थे अर्थ पे, राइट जब फर्स्ट टाइम ह्यूमंस अर्थ पे आए थे। तो जब वो अर्थ पे आए थे तब उन्होंने अपने सराउंडिंग के नेचर को देखा। नेचर में उन्होंने ये देखा कि बारिश हो रही है, राइट, आंधी आ रहा, तूफान आ रहा है, तो वो नेचर को समझ नहीं पा रहे थे। सो दे स्टार्टेड फियरिंग नेचर। वो नेचर से डरने लग गए, और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, वो नेचर को गॉड बना दिया। यानी कि फायर गॉड हो गया, वाटर गॉड हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके से नेचर को गॉड बना दिया। और ये टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो नेचर है वो ह्यूमंस को डोमिनेट कर रहा था। हेंस वी कैन से दैट इस समय देयर वर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस, कि जो ह्यूमंस थे वो नेचुरलाइज थे। वेयर एज जो सेकंड फेज हुआ था कि ह्यूमंस ने क्या किया था कि धीरे धीरे नेचर को समझना स्टार्ट किया था, और सबसे बड़ा इन्वेंशन जो था ह्यूमंस का वो था कि दे हैड इन्वेंटेड फायर। कि उनको ये पता चल गया कि हम आग कैसे लगा सकते हैं। तो जब ये चीज उनको पता चल गई तो दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज। वो प्रोडक्शन करने लगे, वो टेक्नोलॉजीज डेवलप करने लगे, और स्लोली और ग्रेजुअली उनको समझ आने लगा कि भाई मॉनसून सीजन होता है, एक समर सीजन होता है, और इनफैक्ट एक विंटर सीजन भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जब नेचर को समझने लगे तो वो नेचर को डोमिनेट करने लग गए। यानी कि यहाँ पे ह्यूमंस नेचर को डोमिनेट करने लग गए। यानी कि इसका एक बेसिक एग्जांपल क्या है कि क्लाउड सीडिंग है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में आर्टिफिशियल रेन करवाई जा रही है, यानी कि हम नेचर को डोमिनेट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आपको कब बारिश होनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहले था नेचुरलाइज ह्यूमन बीइंग था, अब क्या हो गया है कि ह्यूमनाइज्ड नेचर हो गया है, कि हम अब नेचर को डोमिनेट कर रहे हैं। वी आर पार्ट ऑफ द ह्यूमनाइज्ड नेचर। ओके, दैट मीन्स दीज आर द टू फेसेस। बट इन दोनों फेसेस में एक सिमिलैरिटी है, दैट इज द नेचर। दैट हम पहले भी नेचर पे डिपेंडेंट थे, हम अभी भी नेचर पे डिपेंडेंट है। अभी कैसे कि हमें अगर जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मेरे को रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के लिए मेरे को नेचुरल रिसोर्सेज लाने पड़ेगी। सब बेसिक एग्जांपल ले लो कि अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। अब जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो वो तीन चीजों की डिमांड करेगा, रोटी, कपड़ा, मकान। अब मुझे रोटी भी नेचर देगा, मुझे कपड़ा भी नेचर देगा, और इनफैक्ट मेरे को मकान भी नेचर ही देगा। तो दैट मीन्स कि मैं नेचर पे ही डिपेंडेंट हूं कि मैं मेरी पॉपुलेशन या मेरी प्रजाति को मैं किस तरीके से खाना खिला पाऊंगा या मैं नहीं खिला पाऊंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इस समय हम एक क्रिटिकल जंक्टर पे है। ये क्रिटिकल जंक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट खराब हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर बात नहीं आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी हो रहा है कि हमने एनवायरनमेंट खराब किया। किसके लिए किया? ह्यूमंस के लिए किया। लेकिन वो ह्यूमंस के पास पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्योंकि एक बेसिक एग्जांपल ये आया था कि एक एवरेज नॉर्थ अमेरिकन की बात करते कि जो नॉर्थ अमेरिका में रहता है वो 30 टाइम्स ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करता है जो अफ्रीका में रहता है। दैट मीन्स कि अभी जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है वो एक अनसस्टेनेबल मॉडल है। अनसस्टेनेबल यानी कि हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड तो किया, हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी किया। क्यों पॉल्यूट किया? ताकि हमारी ह्यूमंस की नीड और वांट फुलफिल हो सके। लेकिन पॉइंट क्या है कि किसकी नीड और वांट फुलफिल हो रही है? द 1% ऑफ द कंट्री, जो सबसे ज्यादा रिच है, उनकी वो फुलफिल हो रही है। यानी कि उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज है, बट जो पुअर है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। सो दैट मीन्स दिस इकोनॉमिक मॉडल इज अनसस्टेनेबल, कि हम यहाँ पे एनवायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं और इनफैक्ट हम ह्यूमंस को भी सेटिस्फाई
नहीं करवा पा रहे, राइट। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। तो अब हम जो चीज समझ रहे हैं वो ये समझते हैं कि सबसे पहली चीज देख रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट समझ रहे हैं ऑफ इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, दैट हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो पहली चीज क्या है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करेगी, उसके पास के नेचुरल रिसोर्सेज पे, राइट। अब जब नेचुरल रिसोर्सेज है या इनफैक्ट जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि जैसे मैं एक एरिया में रह रहा हूँ, मैं कोस्टल एरिया में रह रहा हूँ या मैं पहाड़ पे रह रहा हूँ, तो अगर वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा मच्छर हो गए हैं या बाढ़ आ गई है या कोई और तरीके का एनवायरमेंट अनसर्टेनिटी हो गई है, तो इससे क्या होगा कि मैं बीमार पड़ूंगा। जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा डॉक्टर को, राइट। तो दैट मीन्स कि मैं जितनी बार बीमार पड़ूंगा उतनी बार मैं डॉक्टर को पैसा दूंगा, जितना कम बीमार पड़ूंगा उतना कम मैं डॉक्टर को पैसा दूंगा, और मैं खुद के पास पैसा रखूंगा और वो पैसा मैं यूज कर सकता हूं बाकी सारे कामों के लिए, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जितना हेल्दी एनवायरनमेंट होगा मेरा इकोनॉमिक वेलबींग उतना ज्यादा रहेगा, राइट। अब पॉइंट क्या है कि हेल्दी एनवायरनमेंट हम रखना चाह रहे हैं बट फिर भी हम एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी नीड बढ़ती जा रही है, वांट बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज है वो मिनिमम है। अब इससे क्या हो रहा है कि उसका एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, हम पॉल्यूशन करते जा रहे हैं और उसके चलते इकोनॉमिक वेलबींग बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक वेलबींग में मेरा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, मैं डॉक्टर को ज्यादा पैसा दे रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कहीं पे साइक्लोन आया है, राइट, कहीं पे बाढ़ आ गई है या कहीं पे सुनामी आ गई है, तो उससे क्या होगा कि नेचुरल डिजास्टर बढ़ा। नेचुरल डिजास्टर बढ़ने से क्या होगा कि वहां पे जो भी खर्चा किया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, वो सारा वेस्ट हो गया। ओके, अब वहां पे वापस खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। जितने ज्यादा नेचुरल डिजास्टर होंगे उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ता जाएगा, जितना एनवायरनमेंट खराब होगा उतना ज्यादा मेरा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है, राइट। तो जितना एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा उतना मेरा कॉस्ट कम रहेगा, यानी कि मैं इकोनॉमिक वेलबींग मेरा काफी अच्छा रहेगा, राइट। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सरकार हमें सब्सिडीज दे रही है फॉर फॉसिल फ्यूल टाइप के प्रोडक्शन से। यानी कि जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा सरकार हमें सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल कंट्रीज की बात कर रहा हूं। तो जब जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल बनेगा उतना ज्यादा वहां पे क्लाइमेट चेंज होगा। अब क्लाइमेट चेंज का बेसिक सिनेरियो समझते हैं हम, क्या होता है कि एक है ग्रीन हाउस गैस होती है, राइट। ग्रीन हाउस गैस हो गया फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो CO2 होता है या जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा वो उतना ज्यादा हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा प्लैनेट है, वो गर्म होगा, यानी कि वो वार्म होगा। और ये जितना ज्यादा वार्म होगा उतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा उतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, राइट। तो इसलिए जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल को जलाया जाएगा उतना ग्रीन हाउस गैस बनता जाएगा, उतना ग्लोब वार्म होगा एंड अकॉर्डिंगली उतना क्लाइमेट चेंज होगा। और जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा उतना ज्यादा नेचुरल डिजास्टर होगा, और जितना ज्यादा ये डिजास्टर होगा मेरा हेल्थ कॉस्ट बढ़ता जाएगा मेरे लिए। ओके, तो ये सिनेरियो। तो यहाँ पे क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? द रिक्वायरमेंट इज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? दैट इज सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि मुझे इस तरीके से मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करना है कि मैं फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट ना करूं, राइट। इसका एक मेजर क्यों चीज इसको कहा जाता है, क्योंकि नेचर में बहुत सारी ऐसे लिविंग बींग्स है जो अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है हनी बीस, राइट, यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है,
और उससे क्या हो रहा है कि वहां से वो कुछ फ्रेगमेंट्स लेती है, वो दूसरे फूल पे जाती है, यानी कि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे जाएगी, तो वहां पे वो फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगा और उसके चलते नया फल आएगा या वो और खिलेगा या एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हनी बी पहले भी ये काम कर रहे थे, अभी भी ये काम कर रहे हैं, यानी कि नेचर अपना काम कर रहा है जो हमारे लिए फायदेमंद रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद रहे, बाकी सब के लिए वो नुकसान रहे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमन एंड दी नेचर, कि नेचर अभी भी अपना काम कर रहा है। वैसे ही मरीन इकोसिस्टम में ऐसे कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना काम कर रहे हैं, जिससे उनको भी फायदा मिल रहा है और दूसरों को भी फायदा मिल रहा है। बट ह्यूमंस मेजर काम ये कर रहे हैं जो सिर्फ उनको फायदा मिल रहा है और दूसरों को नहीं मिल रहा, मतलब दूसरों को नुकसान ही हो रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या बताई गई है कि एक बैलेंस इकोनॉमी ग्रोथ करो। दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। ओके, अब इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं कि ये हुआ कैसे। ओके, पहला क्या था कि जस्ट इंटरडिपेंडेंस हमने समझा था कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, बट इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिकॉल करते हैं कि जब एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, तो वहां पे तब इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो किस पे फोकस करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे, कि जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ज्यादा वो खुद की नीड सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि वो हर चीज उगाते थे। वो रोटी उगा के खाते थे, कपड़ा उगा के खाते थे, और इनफैक्ट जो मकान है वो भी उगा के खा रहे थे, मतलब उगा के रख रहे थे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था, सारी एग्रीकल्चर सोसाइटी हुआ करती थी। ओके, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ह्यूमंस ने फायर इन्वेंट किया, तो जब एनवायरनमेंट को समझने लगे, तो उन्होंने फायर इन्वेंट करा, और वो फायर इन्वेंट को वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लाने लग गए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले पॉपुलेशन कम थी। पॉपुलेशन क्यों कम थी? क्योंकि लोग नेचर से डरते थे, नेचुरल डिजास्टर को समझ नहीं पाते थे, तो वहां पे डेथ रेट काफी ज्यादा थी। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या किया कि हम नेचुरल डिजास्टर को समझने लग गए, राइट। हम नेचर को समझने लग गए, तो हमारी डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट बढ़ती रह गई। तो इससे क्या हो गया कि पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, तो जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन आ रहा था वो लिमिटेड अमाउंट था, यानी कि लिमिटेड अमाउंट का वो अनाज उगा पा रहे थे और लिमिटेड अमाउंट की बाकी चीजें उगा पा रहे थे। बट पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फायर इन्वेंट किया था, वो फायर को उन्होंने यूज किया कि मास प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि हमें एक साथ काफी सारी चीजें प्रोड्यूस करनी है। ओके, तो यहां पे स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि सोसाइटी शिफ्ट हुई फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि हमने इंडस्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो दिस वाज द सिनेरियो। अब इसके अंदर जो मेजर चीज इंटरेस्टिंग समझनी है, दैट इज हुआ था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी में पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। और इन्होंने क्या किया था इस समय कि पहली बार इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रीज बनी, यानी कि प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, रॉ मटेरियल्स नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ। एंड इससे दो नुकसान हुए। पहला क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया, और दूसरा कि फॉसिल फ्यूल से काफी ज्यादा कार्बन एमिशन हो गया, राइट। तो एक साइड रिसोर्सेज कम होते गए और एक साइड एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन होता गया, यानी कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन बढ़ता गया। तो ये सब कब हुआ था? जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट हुए थे, तब वहां पे एक पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इन द 18th सेंचुरी, जहां पे फर्स्ट टाइम हमने मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ट्रांजिशन हुआ एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, एंड उसमें हमने रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा दिया, एंड इनफैक्ट पॉल्यूशन भी हमने इंक्रीज कर लिया। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इसके अंदर क्या हुआ था कि मैकेनाइजेशन इंक्रीज हुआ, फैक्ट्री सिस्टम आया, एंड मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। अब जब मास प्रोडक्शन बढ़ गया, कि पहले क्या था कि मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, अब जब मास प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ कि लोग का पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती गई। अब जब पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती गई, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ा, यानी कि इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बेस बनाया फॉर कार्बन एमिशन, और वो इतना ज्यादा बढ़ता गया
कि एट द एंड क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आने लग गए थे। ये फर्स्ट टाइम हाईलाइट किया गया था बाय वेरियस इकोनॉमिक थियरीज से कि यहाँ पे पहले कैसा होता था कि इकोनॉमिक थियरीज क्या हुआ करती थी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसको रैशनल मैन से भी कहा जाता था। रैशनल मैन क्यों? क्योंकि रैशनलिटी यानी कि ये अपने लॉजिक पे चल रहा था। अब इसका लॉजिक क्या क्या था? इकोनॉमिक मैन का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि ये हमेशा से सेल्फ इंटरेस्ट पे चलता था, कि ये सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे ही फोकस करता था कि जो भी प्रोडक्शन करूंगा मैं वो सेल्फ इंटरेस्ट में प्रोडक्शन करूंगा। अब उससे एनवायरनमेंट में कुछ इश्यू हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि उस समय क्या माना गया था कि जो भी इकोनॉमिस्ट थे, जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट आए गए थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, लाइक एडम स्मिथ है, राइट, या डेविड रिकार्डो है, इन्होंने क्या ऐसा माना था दैट जो नेचुरल रिसोर्सेज है दीज आर वेरी मच अबेंडेंट, ये काफी ज्यादा अबेंडेंट है। तो इन्होंने कहा कि इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, इतना ज्यादा पानी है, इतना ज्यादा हमारे पास झाड़ है, तो हमें सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। तो आप जब सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करोगे तो आप बाकियों पे ध्यान नहीं दोगे, और यही चीज इकोनॉमी में हुई थी। मतलब जो इकोनॉमिक मॉडल अनसस्टेनेबल हुआ ना, उसकी स्टार्ट ही गलत थी। क्योंकि स्टार्ट में ही हमने क्या कहा था कि हम एक रैशनल मैन है जो हम सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये मान रहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। क्योंकि वो फोकस क्या कर रहे थे, जो इमीडिएट लेवल पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे थे ना, उस पे फोकस कर रहे थे कि इमीडिएट लेवल पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी क्या हो गया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है और कंजम्पशन इंक्रीज करना है विदाउट कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, अब ऐसा और ज्यादा क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि यहां पे ऐसा चांसेस होना चाहिए था ना कि भाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए था, बट गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ ने एक थियरी दी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। अब उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। नाउ व्हाट वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड? कि एडम स्मिथ का मानना यह था कि जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइसेस को डिफाइन किया जाता है, राइट। यानी कि मैंने एक पेन खरीदा है, तो पेन की प्राइस क्या होनी चाहिए वो चीज कोई डिफाइन करेगा। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने मिलके बोला कि ये कौन डिफाइन करेगा, तो वहां पे एडम स्मिथ ने एक ओवरव्यू दिया अपना कि जो प्राइस है ना वो दो चीजों पे डिफाइन करनी चाहिए। पहला कि वो पेन की डिमांड कितनी है, ये पेन की डिमांड कितनी है, एंड सेकंड ये पेन की सप्लाई कितनी है। तो जिससे हिसाब से डिमांड और सप्लाई होगी उस हिसाब से वहां पे प्राइस डिफाइन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कोई भी तरीके का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट को एडम स्मिथ ने कहा दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इनविजिबल हैंड, कि ये एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो प्राइस होगी वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड रहेगी, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। ओके, दैट इज द पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरीके की आइडियोलॉजी थी हमारी, एडम स्मिथ की, डेविड रिकार्डो की, जिन्होंने ये कहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है और हमें अभी इमीडिएट बेनिफिट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और बोला कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट, बिलीफ था कि इनविजिबल हैंड है जो गाइड कर रहा था मार्केट को, जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं था, कि ना ही वो मार्केट फेलियर के बारे में गवर्नमेंट इंटरवीन कर पा रहा था और ना ही वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में इंटरवीन कर पा रहा था, राइट। सो दीज वर दी कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो दीज वर दी थियरी ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज पे शिफ्ट हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों किया? क्योंकि हमें मास प्रोडक्शन करना था। मास प्रोडक्शन क्यों करना था? क्योंकि हम नेचर को समझने लग गए थे, तो हमारा डेथ रेट कम हो गया था, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमारी रोटी कपड़ा मकान की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो जब डिमांड बढ़ी है वो भी मासेस में, तो मास प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ी थी, हेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। और उस समय जो आइडियोलॉजी चल रही थी दैट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, जहां पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, जिसके अंदर ये कहा था कि वी आर द इकोनॉमिक मैन, यानी कि हम एक रैशनल मैन है, जो हम हमारे लॉजिक पे चलते हैं और हमारा लॉजिक सेल्फ इंटरेस्ट पे चलता है, कि मेरा जो इंटरेस्ट होगा हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन एनवायरमेंट और सोसाइटी का इन्वेस्ट रहेगा। एंड उसके अकॉर्डिंगली एक और कॉन्सेप्ट दिया था दैट वाज द इनविजिबल हैंड, कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन
नहीं था, इनविजिबल हैंड फॉलो हो रहा था कि जो भी प्राइस होगी वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होगी। तो इस तरीके से एक इकोनॉमी का बेस बनता गया और हम एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया था, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता गया था। बट ये एक समय ऐसा आया कि इसका भी एक सैचुरेशन आया कि लोग, इतना ज्यादा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो गया था फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, यानी कि ऑलमोस्ट 150 साल तक ये चीज चली। एंड उसके बाद एक एनवायरनमेंट पे कॉन्सिक्वेंस होना दिखने लगा, लोगों को क्लाइमेट चेंज दिखने लग गया कि दैट ओके शायद गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। सर्दी में एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, जहां पे बारिश है वहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ने लग गए। और ये सबसे पहले किसने हाईलाइट किया था? दैट वाज रेचल कार्सन, जिनकी एक बुक थी साइलेंट स्प्रिंग इन 1962 में, जहां पे उन्होंने एक इंटरकनेक्शन बताया कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के चलते आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हो। एंड उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बताया कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है, इनफैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो इससे एक बेस बना कि लोकल लेवल पे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हो गई, कि लोकल लेवल पे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी, यानी कि इंडिया में एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी जो सरकार से उन्होंने डिमांड रखी। क्या टाइप की डिमांड रखी? कि हम जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, हमें उसके लिए कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन में कई सारे लेजिस्लेशन आए। यूनाइटेड स्टेट में जब फर्स्ट टाइम क्लीन एयर एक्ट आया कि हमें क्लीन एयर चाहिए, हमें क्लीन वाटर एक्ट चाहिए, एंड इनफैक्ट जो स्पीशीज है इंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके रिगार्डिंग भी एक्ट चाहिए। तो यहां पे उन्होंने बताया कि देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, की एक नई ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बनी थी, दैट वाज द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स टाइप का एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, लोग उस पर पढ़ाई करने लग गए। इनफैक्ट जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उसमें भी ये चीज आने लग गया, एंड उसके अकॉर्डिंगली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और भी ज्यादा इंफोसाइज किया कि हमें एनवायरमेंट को इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, या फिर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। वाई? बिकॉज दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। क्योंकि हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है तो वो हमें सस्टेनेबल वे में लानी होगी, हमें इस तरीके का इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, राइट। सो दैट वाज अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ने लग गए थे। ओके, तो यहां पे हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लिया, जहां पे हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लग गया, एंड देन एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंसेस को फर्स्ट टाइम 1962 में हाईलाइट किया, एंड उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हुई, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। सो दिस वाज रिलेटेड विद इकोनॉमी एज वेल एज एनवायरनमेंट। एक नई ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, दैट वाज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ओके, अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है, दैट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कई सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि क्या टाइप का इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है, कि हमें पता है कि जब जितना ज्यादा हम इकोनॉमी को जितना ज़्यादा हम इकोनॉमिक ग्रोथ लाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कब लाएंगे? जब हम प्रोडक्शन करेंगे, और जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट वो छोड़ता जाएगा। जैसे ये एक बेसिक पिक्चर है कि एक तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे सारा वेस्ट जा रहा है इसके अंदर, और ये एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा खराब कर रहा है। यानी कि एनवायरनमेंट को दो तरीके से खराब कर रहे हैं हम, एक तो एटमोस्फेरिक लेवल पे खराब कर रहे हैं, और एक हाइड्रोस्फेरिक लेवल पे भी हम उसको खराब कर रहे हैं, राइट, एनवायरनमेंट को। तो इसका बेसिक इम्पैक्ट हमें समझते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने क्या कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, राइट। अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या हो गया कि वहां पे लोगों की रोटी कपड़ा मकान की नीड बढ़ गई। अब जितनी ज्यादा नीड बढ़ेगी आपको उतना ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और इसके अंदर चांसेस क्या है कि आप ओवर प्रोड्यूस कर दे रहे हो। ओवर प्रोड्यूस यानी कि अगर मेरे को भूख लगी, मैं खाना खा रहा हूं, तो अगर मैंने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया तो वो मेरी हेल्थ को ऑब्वियसली इंपैक्ट करेगा। मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं तो मैं अगर जरूरत से ज्यादा उनसे बात कर लूंगा तो मेरे को इंपैक्ट पड़ेगा। मैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो मैं जरूरत से ज्यादा अगर उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो वो भी मेरे को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ईच एंड एवरीथिंग। कि आपको एक तरीके से अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप भी मेंटेन करनी है, आपको अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करनी है, आपको अपनी जॉब भी मेंटेन करनी है, राइट, आपको अपने पर्सनल गोल भी मेंटेन करने हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बैलेंस। सबको हर चीज का बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। बट ह्यूमंस ने ये चीज नहीं की। उन्होंने क्या किया कि ओवर फिशिंग कर ली, ओवर प्रोडक्शन कर लिया। तो फिश एक ऐसी चीज है जो मरीन इकोसिस्टम इस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जो फूड साइकिल चलता है कि सबसे पहले मरीन इकोसिस्टम में पौधे होते हैं, वो पौधों पे छोटी फिश आती है,
ये छोटी फिश को बड़ी फिश खाई जाती है, और ये बड़ी फिश को और बड़ी फिश खाती है, तो इस तरीके से बनता है। अब पॉइंट है कि अगर फिश कम हो गई, छोटी फिश कम हो गई, तो ये बड़ी फिश डायरेक्ट पौधा नहीं खा रही है, वो नहीं खा सकती, राइट, दे आर नॉट हर्बीवोरस। तो यहाँ पे क्या होगा कि गैप आ गया, और उससे बाकी सारा जो चेन है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ओवर फिशिंग हो जाएगी, तो जो पॉपुलेशन है मरीन ऑर्गेनिज्म में, वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर सेकंड चीज क्या है, डिफॉरेस्टेशन, कि मेरे मकान की नीड और ज्यादा बढ़ गई है, मे बी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लॉगिंग के लिए, या इनफैक्ट अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अगर मैंने ज्यादा पौधे काट दिए तो अगेन एक इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, उनका मेजर काम क्या होता है कि एक एटमोसफियर में बैलेंस बनाना। बैलेंस कैसे बनाते हैं वो? कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सेकंड थिंग क्या करते हैं, वो सॉइल, जो रूट्स होती है प्लांट्स और ट्रीज की, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, यानी कि वो सॉइल को उड़ने नहीं देते, वो सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिफॉरेस्टेशन से ये इश्यू क्रिएट हो रहा है। देन जो मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कि हम जितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उतना ज्यादा एनवायरमेंट और भी ज्यादा डिग्रेड होता रहेगा, और एनवायरमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आता रहेगा, राइट। फिर सेकंड है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है, हम सब ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी टायर 1 सिटीज में जाते हो, लाइक न्यू दिल्ली में जाते हो, तो न्यू दिल्ली में मैं देखता हूँ कि जब मैं सुबह निकलता हूँ दूध लेने या पार्क जा रहा हूँ वॉक करने, तो मैं देखता हूँ कि स्ट्रीट्स पे सुबह सुबह हर थोड़ी थोड़ी जगह पे कचरा पड़ा है, गार्बेज पड़ा है, सॉलिड वेस्ट पड़ा है। अब पॉइंट क्या है कि ये सॉलिड वेस्ट को अगर मैं ट्रीट करवाऊं, यानी कि मैं अगर प्लांट में लेके जाऊं, वहां पे उसका ट्रीटमेंट कराऊं, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वेस्ट पड़ा रहता है। अब ये जब वेस्ट पड़ा है, तो इसमें से गैसेस निकलती, लाइक मीथेन टाइप की गैस निकलती है, जो हमारे एटमोसफेयर को खराब करती है। सेकेंड थिंग, जब इसमें पानी गिरता है, तो इसके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, वो डिजोल्व होकर वो जमीन पे गिरते हैं, और वो जमीन के अंदर जाते हैं। अब जब जमीन के अंदर केमिकल जाएगा, तो जो जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर होगा, जो पानी होगा, वो भी पॉल्यूट होने लग जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उससे हो रहा है, कि ओवर अर्बनाइजेशन से हो रहा है। सो दैट मीन्स जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा एनवायरमेंट पे इश्यू बढ़ता जाएगा। सो वी नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। इसके अलावा हम पॉल्यूशन कर ही रहे हैं, हम एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को खतरा दे रहे हैं, और इनफैक्ट ह्यूमन के लिए भी हम एक हेल्थ रिस्क का इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीड बताई गई है, देयर इज अ नीड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ह्यूमन ने अपना वेस्ट जनरेट किया है, ठीक है, एक ह्यूमन ने वेस्ट यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब ये वेस्ट को कहाँ लेके जाएगा? वो एक प्लांट में लेके जाएगा, प्लांट में उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। वो ट्रीट करके क्या होगा कि उसको एक खाद, यानी कि एक मैन्योर जैसा बनाया जाएगा, और ये मैन्योर कहाँ यूज होगा? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अब एग्रीकल्चर में उससे अनाज उगाएगा, यानी कि चावल या गेहूं उगाया जाएगा। ये गेहूं कौन खाएगा? ये ह्यूमन खाएगा, और ये ह्यूमन खा के फिर क्या जनरेट करेगा? वेस्ट जनरेट करेगा, वेस्ट जनरेट से वापस प्लांट में जाएगा, खाद बनेगा, एग्रीकल्चर में जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्कुलर इकोनॉमी। ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये जब तक नहीं आएगा हमारे पास, तब तक एक इश्यू क्रिएट रहता है। बट पॉइंट क्या है कि सरकार ऐसा नहीं है कि चाहती नहीं है, सरकार चाहती है सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आए, लेकिन ये ह्यूमन का वेस्ट को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट करना और यहां तक पहुंचाना, ये एक एक्सपेंसिव थिंग है, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक बार यहां पहुंच जाएगा तो फिर ये सारी चीजें हो जाएगी। बट पहली बात तो कलेक्ट करना, क्योंकि 140 करोड़ की जनता है इंडिया में, सबका ह्यूमन वेस्ट कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कि हमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप कलेक्ट भी कर लो, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके यहां पहुंचाना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पॉइंट है कि यहां पे भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये चीज अवेयरनेस में है, इस पे काम चल रहा है, बट इसमें अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज अगेन हमें पैसों की कमी है, राइट। तो ये चीज, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, जो हमें लेके आना चाहिए इंडिया में, राइट। तो हमने इकोनॉमिक इंपैक्ट समझ लिया। अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है कि एनवायरमेंट का इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी पे। पहला क्या था कि इकोनॉमी का इंपैक्ट क्या है एनवायरमेंट पे, दूसरा है कि एनवायरमेंट का इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी पे। तो एनवायरमेंट का मेजर काम क्या है
कि हर चीज का एक बैलेंस बनाना। जैसे एक ट्री का काम क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। और ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन और ट्रीज का एक रिलेशनशिप नेचर ने बना के दिया है हमें, कि अगर ह्यूमंस होंगे तो ट्रीज हो पाएगा, अगर ट्रीज होंगे तो ह्यूमन हो पाएंगे, राइट? क्योंकि एक दूसरे को हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये एक बैलेंस है। बट ये बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो एनवायरमेंट इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। कैसे? जैसे पहली चीज क्या है कि नेचुरल कैपिटल और इकोसिस्टम सर्विसेज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मेरे पास एक कंट्री का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितना है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज उसके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक मेरे को वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पता चलेंगे तब तक मैं अपनी कंट्री की एक पॉलिसी नहीं बना पाऊंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सरकार को अच्छी पॉलिसी बनानी है, फॉर डिसीजन मेकिंग करना है, तो उसके जो एनवायरनमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू है उसे क्वांटिफाई करना जरूरी है। कि जब तक आप अपने एनवायरनमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे तो एक इश्यू क्रिएट होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमें यह पता है कि हिमालय जो माउंटेन्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है? उसके अंदर पोटेंशियल क्या चीज का है, हाइड्रो पावर एनर्जी का है। हाइड्रो पावर एनर्जी में क्या होता है कि माउंटेन है, यानी कि स्लांट है, ग्रेडियंट है। अब यहां से झरना गिर रहा है, तो ये झरने के आगे अगर मैं यहाँ पे पंखा लगा दूं तो ये जितना ज्यादा पानी गिरता रहेगा उतना ज्यादा पंखा घूमेगा, और वो पंखा जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी मैं हर जगह पे यूज कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स कि इंडिया के पास वो एनवायरमेंट का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। तो दैट मीन्स वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक वैल्यू है। तो जब आपको इकोनॉमिक वैल्यू पता चल गई तो अब आप क्या करोगे कि आप हिमालय में जहां जहां पे बड़े बड़े झरने, और जहां आपको लगा है कि यहां से हाइड्रो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा जनरेट हो सकती है, तो वो चीज आप वहां पे फिर सेटअप करना स्टार्ट करोगे, राइट? सो दिस इज द पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से आपको एक क्वांटिफाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो सेकंड एग्जांपल है एनवायरनमेंट का जो हमने अभी देखा, दैट इज द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, यानी कि जो मधुमक्खी होती है, जो पंछी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं। अब जो मेल फ्लावर होगा, मेल फ्लावर का वो ग्रेडियंट लेके जाएंगे और वो फीमेल फ्लावर के ग्रेडियंट पे देंगे, तो वहां पे क्या होगा कि वो फ्लावर में फिर रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर इसका फायदा क्या है कि वो फ्लावर से और भी ज्यादा फल फ्रूट बनेंगे, वो और ज्यादा खिलेगा, जो ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि जो नेचर है ये एक एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे। तो जितने ज्यादा हमारे पास पॉलिनेटर होंगे, राइट, उतना ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजेशन होता। तो कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा हमारे पास हनी बीज होंगे, जितने ज्यादा हमारे पास बर्ड्स होंगे, बैट्स होंगे जो पॉलिनेशन करते हैं, उतना ज्यादा हमारा फर्टिलाइजेशन इंक्रीज होगा इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड आता है नेचुरल इकोसिस्टम। दैट मीन्स कि जो वेटलैंड्स है, जो फॉरेस्ट है, ये एक फिल्टर क्रिएट करता है। फिल्टर इन द सेंस की जो फॉरेस्ट होता है, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अमेजोन फॉरेस्ट का इतना बड़ा फॉरेस्ट है वो, कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफी ज्यादा वो एब्जॉर्ब करता है और वो ऑक्सीजन देता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एयर को फिल्टर करके दे रहा है, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। ये कब हो रहा है? जब जितने ज्यादा हमारे पास फॉरेस्ट होंगे उतना ज्यादा आपका फिल्ट्रेशन होता जाएगा। सिमिलरली जो वेटलैंड्स होते हैं, वो वेटलैंड क्या करते हैं कि जो पानी के अंदर जितना ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक फ्रेश वाटर वो रिलीज करते रहते हैं। यानी कि उसमें से वो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक फ्रेश वाटर इन द सेंस वो क्लीन वाटर बनता जाता है, राइट? सो इस तरीके से वो एक फिल्ट्रेशन करता है। सिमिलरली फॉरेस्ट एंड ओशन जो हमने अभी देखा, राइट? अब नेक्स्ट आ जाता है द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ हरिकेन, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। जैसे हमने कहा कि जितना ज्यादा नेचुरल डिजास्टर होगा उतना ज्यादा मेरा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। किस चीज में कॉस्ट बढ़ेगा? फिजिकल डैमेज जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है या पावर ग्रिड है, वो सब डैमेज हो जाएंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि हिमाचल प्रदेश में लास्ट ईयर काफी ज्यादा बारिश हुई थी और कई सारी रोड्स बह गई थी इन द पार्वती वैली। तो
कहने का मतलब ये है कि वो रोड पे घर हुआ करते थे, वो एक रोड थी, एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क था, वहां पे लोगों के बिजनेस थे, पावर ग्रिड थे, तो ये सब क्या हो गया, वो बह गया। तो ये क्या है, दिस इज द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी इम्पैक्ट नहीं कर रही है एनवायरमेंट को, इनफैक्ट एनवायरमेंट भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, इन बोथ वे, इन द पॉजिटिव वे एज वेल एज इन दी नेगेटिव वे, कि वो दोनों वे में वो इम्पैक्ट करता है, राइट। तो सिमिलरली फ्लड्स आ जाएगा तो इशू क्रिएट होगा। अगर हमारे पास क्रॉप का यील्ड डिक्रीज हो गया, क्रॉप यील्ड यानी कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो अगर डिक्रीज हो गई तो हम ऑब्वियसली हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ऑलरेडी इंडिया में। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है एंड टूरिज्म रेवेन्यू, ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। एनवायरनमेंट की क्वालिटी यानी कि जैसे हमें पता है कि टूरिज्म में अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में 3 जगह पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म होता है। एक हो जाता है साउथ में, साउथ में बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। और इस बार की सरकार ने क्या कर रहा है कि ये सारे धार्मिक स्थल को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है, राइट, कि मतलब कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि आप एक जगह पे जाओ धार्मिक स्थल पे, लाइक काशी विश्वनाथ है, तो उसको इतना सुंदर बना रहे हैं कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा। ओके, तो सिमिलरली एक नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि नेचुरल टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली नॉर्थ में अगर देखते हैं हिमालयन रीजन्स में, तो वहाँ पे भी नेचुरल टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर वो हिमालयन रीजन्स में मैं कोई झरना देखने गया हूँ और वो झरना में पानी अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि पानी ही नहीं आ रहा है, तो जो क्वालिटी ऑफ नेचर रहेगा, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट रहेगा, उसके बेसिस पे आपका टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट रहेगा। अगर वो पानी अच्छा नहीं है झरने में तो लोग देखने ही नहीं आएंगे। अगर पानी जितना ज़्यादा साफ होगा, जितना अच्छा होगा और जितना कंटिन्यूस वो फ्लो गिरेगा झरना, उतना ज़्यादा आपका टूरिज्म का रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर सी लेवल बढ़ता जा रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो कोस्टल एरिया यानी कि जो बीचेस है इंडिया में, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे अगर मैं कोस्टल एरिया में रहूंगा तो मैं चाहूंगा कि वो कोस्टल एरिया में जब मैं बीच पे जाऊं तो वो बीच मेरे को थोड़ा क्लीन दिखे। और पॉइंट है कि वो बीच पे बैठने की जगह होनी चाहिए। अगर सी लेवल बढ़ता जाएगा तो वो बीच कम होता जाएगा। ओके, तो ये एक है। तो ये क्या है कि ये टूरिज्म से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि टू सस्टेन टूरिज्म एज एन इकोनॉमिक ड्राइवर, इट इज एसेंशियल टू प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, कि हमें जब तक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तब तक हम एक टूरिज्म पे रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट नहीं करवा पाएंगे। ओके, अब जैसे हमें ये तो समझ आ गया कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, तो अब जो पॉइंट आ जाता है कि हमें एनवायरमेंट को मैनेज कैसे करना है, यानी कि हमारे पास ऐसे क्या इकोनॉमिक टूल्स है जिससे हम एनवायरमेंट को मैनेज कर सके। तो सबसे पहला आ जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है कोई चीज में, और वो कॉस्ट लगा के मेरे को बेनिफिट क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि अगर मैं पॉल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट लगा रहा हूं तो उसका मेरा कॉस्ट क्या होगा, और वो कॉस्ट लगा के मेरे को बेनिफिट कितना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि यहाँ पे ये दोनों का एक एनालिसिस किया जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए कॉस्ट करता हूं तो वो उससे मेरा बेनिफिट क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप इकोनॉमी को और एनवायरनमेंट को इस तरीके से इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे, जो भी हमारे पॉलिसीज बनाते हैं, तब तक आप एक फेम पॉलिसीज नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा कि आपको वो स्पीशीज जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको क्यों बचाना है। क्योंकि आप चाहते हैं कि इकोसिस्टम बनता रहे, और इकोसिस्टम जितना अच्छा रहेगा उतना वहां पे एनवायरनमेंट रहेगा। क्योंकि अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो क्या है कि जो मदर नेचर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती है, या मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं वो वैसे रिएक्ट करती है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इकोसिस्टम डिस्टर्ब रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब रहेगा, और वो एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा उतना ज़्यादा जो ह्यूमंस है वो इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस तरीके का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर पॉलिसी मेकिंग के लिए। सो सिमिलरली आ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई, जिसके अंदर पहली चीज है कैप एंड ट्रेड। अब कैप एंड ट्रेड को और बेटर तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे क्या किया सरकार ने, कैप लगा दी। कैप किस पे लगाई,
कि मान लीजिए कि दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, जहां पे बोला है कि दोनों कंट्री 100 मिलियन टन का कार्बन एमिशन कर सकती है। 100 मिलियन टन का आप कार्बन एमिशन कर सकती है एक साल के अंदर। तो यहां पे क्या होगा कि कंट्री ए ने मान लीजिए कि उसका 100 मिलियन टन एग्जॉस्ट हो गया, और कंट्री बी ने 100 मिलियन टन में से उसने मान लीजिए कि अराउंड 60 मिलियन टन यूज कर लिया, और उसका 40 मिलियन टन बचा है। तो ये क्या है, ये 100 मिलियन टन की कैप लगी गई है, और ये जो 60 मिलियन टन है ये क्या करेगा, बी ए के साथ ट्रेड कर देगा, यानी कि ये उसको बेच देगा। तो ये क्या होगा कि ए 140 मिलियन टन का एमिशन कर सकता है, जहां पे बी ने सिर्फ 60 मिलियन टन किया है। वेरेस दोनों मिला के कितना कर सकते थे, 200 ही कर सकते थे, और 200 ही हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कैप एंड ट्रेड, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कैप एंड ट्रेड, की आपका एक लिमिट लगाया जाता है, कैप लगाया जाता है कि आप इतना ही एमिशन कर पाओगे। अगर आपके पास वो बढ़ जाता है, जो सरप्लस है, वो आप बेच सकते हो, यानी कि उसका आप ट्रेड कर सकते हो। इसका एक बेसिक एग्जांपल क्या है कि यूरोपियन यूनियन का एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके अंदर कैप एंड ट्रेड को यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या होता है कि आपके ऊपर एक फीस लगाई जाती है कि जितना ज्यादा आपने कार्बन का एमिशन किया है उतना ज्यादा आप पे टैक्स लगाया जाएगा, और उस तरीके से उस पर वर्क किया जाता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज ऑल्सो अ वे कि आप फॉसिल फ्यूल जो लगाए गए हैं, फॉसिल फ्यूल यूज करके जो कार्बन एमिशन हो रहा है, आप उस पर कार्बन टैक्स लगा दो। हालांकि इसका मेजर इम्पैक्ट कंज्यूमर पे ही आता है, क्योंकि इन पे अगर टैक्स लगाएंगे हम कंपनी वालों पे, तो वो अपने प्रोडक्ट पे और ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देंगे और वो कंज्यूमर से ही वसूलेंगे, राइट। तो ये पॉइंट है। एनीवेज, दूसरा टूल क्या है कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन करना जरूरी है। गवर्नमेंट का रेगुलेशन यानी क्या हो गया कि अगेन सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक कमांड एंड कंट्रोल। अब कमांड एंड कंट्रोल में क्या है कि एक या तो कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लगा दो या लिमिट लगा दो। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि इंडिया में जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जैसे आपने कुछ टाइम पहले न्यूज में सुना होगा कि जो इंडिया का जो व्हीकल में जो फ्यूल यूज हो रहा है या जो भी टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है, उसको BS4 कहा जा रहा है, राइट। और अब इंडिया ने क्या कहा कि हम BS4 से BS6 पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि हम BS5 को स्किप कर रहे हैं, हम डायरेक्ट BS6 पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये शिफ्ट होने का रीजन क्या है कि BS4 में कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा था, और BS6 में कार्बन एमिशन में स्पेसिफिकली बोला है कि जो नाइट्रोजन और जो सल्फर डाइऑक्साइड्स है वो एमिशन कम करेंगे। अब ये जितना ज्यादा एमिशन कम करेंगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर कम खराब होगा, यानी कि वो कम पॉल्यूशन रहेगा। तो ये पॉइंट ये है कि दिस इज एन एग्जांपल कि ये क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड लगा दिया कि जो भी व्हीकल होंगे वो BS4 से अब BS6 पे शिफ्ट होंगे, जिसके अंदर कार्बन एमिशन कम होगा। ये क्या है, दिस इज अ इंजन टाइप, ये एक इंजन का टाइप है, राइट। तो हम आने वाले साल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम BS6 से BS7 पे आए, BS8 पे आए, जिससे जितना ज्यादा हम लेवल इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन को कम होता जाएगा, राइट। तो ये चीज है। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम व्हीकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स कि सरकार इस तरीके के स्टैंडर्ड या टाइप के लिमिट लगा सकती है अंडर कमांड एंड कंट्रोल में। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये लेजिस्लेशन के बारे में समझ ही गए हैं कि क्लीन एयर एक्ट आ गया या क्लीन वाटर एक्ट आया है, जिसके अंदर यहाँ पे सरकार ने कमांड एंड कंट्रोल लेजिस्लेशन लगाया कि वो इस तरीके से लेजिस्लेशन लगा सकता है। एंड इनफैक्ट इंडस्ट्री इस पे कॉस्ट भी इंक्रीज कर सकता है, हालांकि इससे भी कॉस्ट इंक्रीज होगा। ओके, सो दैट वाज द गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब जो थर्ड हो जाता है दैट इज द इंटरनेशनल रेगुलेशन। इंटरनेशनल रेगुलेशन यानी कि ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट को लेके एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको सबसे पहले सीरियसली लिया गया है। अब इसकी एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। क्रोनोलॉजी क्या है कि सबसे पहले एक फेमस समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट, कि रियो अर्थ समिट हुई इन 1992, जहां पे एक बॉडी अडॉप्ट की गई, दैट वाज UNFCCC। ओके, अब ये बॉडी फंक्शन में कब आई, 1994 में आई, और उसके एक साल बाद यानी कि 1995 में पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, COP1, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया, दैट इज द क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इस पे थोड़ा सा स्टडी करना एंड कुछ डिटेल्स कमेंट सेक्शन पे भी मेंशन करना। तो दैट वाज COP21 क्योटो प्रोटोकॉल।
और अभी कितने, फिर इसके बाद एक और सीओपी जो इंपॉर्टेंट हुआ था, दैट वाज सीओपी 15, वो है पेरिस एग्रीमेंट। ये पेरिस एग्रीमेंट का सीओपी 15 है, सॉरी सीओपी 21, सीओपी 21 2015, 2015 में सीओपी 21 हुआ, दैट वाज द पेरिस एग्रीमेंट। ओके, और अब जो लास्ट हुआ है दैट वाज सीओपी 28 इन 2023, और अब जो होगा सीओपी 29 2024 में। ये नवंबर से दिसंबर के महीने में होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो हर साल ये पता करती है कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से हम क्या चीज कर रहे हैं और हमें और बेटर हम कैसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको होमवर्क में दो चीजें मेरे को बता दो। पहला ये बता दो कि सीओपी 29 कहाँ होने वाला, 2024 वाला। सीओपी 21 पेरिस एग्रीमेंट की थोड़ी सी डिटेल मेरे को बताओ कि कितना हमने टारगेट किया गया है क्लाइमेट चेंज को लेके, कि हम कितना टारगेट किया है कि हमें कितना डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम रखना है अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और सीओपी 21 यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में उसको प्रोटोकॉल क्यों कहा जा रहा है। ओके, एंड क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है पेरिस एग्रीमेंट ने, राइट। तो अभी इतना डिटेल रखिए, हम इस पर एक और वीडियो बना लेंगे, इस पर और अच्छे से सिर्फ हम क्लाइमेट चेंज को समझेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए ये समझिए कि इकोनॉमिक टूल में पहला है कि पेरिस एग्रीमेंट जैसे जो UNFCCC के जो वेरियस एग्रीमेंट्स हुए, जो ग्लोबल लेवल पे एग्रीमेंट्स हुए जिसके अंदर हर कंट्री इसका पार्टिसिपेट कर रही है, तो उस पर वर्क किया जा रहा है, जिसके अंदर मेजर चीज क्या दे रही है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है या जो पेरिस एग्रीमेंट में जो चीजें डिस्कस हुई है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, राइट। अब ये तो सारी चीजें हमने कर ली, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है, कि हमें सस्टेनेबिलिटी कैसे लानी है, यानी कि हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को साथ में लेके कैसे चलना है। तो इसके अंदर जो फॉरमोस्ट चीज है दैट इज कि हमें ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है कि वो टाइप की इकोनॉमी जो ग्रीन एनर्जी जनरेट करती है। ये हम कह सकते हैं सोलार पैनल से कह सकते हैं, हम एयर से कह सकते हैं, एयर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, यानी कि जो भी टाइप की एनर्जी जो नेचर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं। और इसके अंदर जो भी जॉब करते हैं उसको ग्रीन जॉब कहा जाता है, राइट। यानी कि द जॉब इज ऑफ ग्रीन जॉब। अगर आप सोलर सेक्टर में काम कर रहे हो तो वो ग्रीन जॉब रहेगा, यानी कि जो सोलर पैनल इंडस्ट्री, ये एक प्राइम एग्जांपल है इसका। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिसर्च, इसके अंदर भी पढ़ाई चाहिए। हालांकि हमारे इंडिया में या इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज में अभी तक इतना ज्यादा ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कि हर घर में ये हो, क्योंकि दिस इज कॉस्टली, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा कॉस्टली है, एंड द पॉइंट इज इसका इंस्टॉलेशन उससे भी ज्यादा कॉस्टली है। तो दिस विल टेक टाइम, कि इसका एक सैचुरेशन आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो हमारे फार्मिंग प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल वे में करनी रहेगी, क्योंकि फार्मर जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट। और हर टाइम पे हमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज और रिसर्च पे कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स द ग्रीन इनिशिएटिव्स में, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा हम ला सकें, राइट। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी और एनवायरमेंट। की इकोनॉमी और एनवायरमेंट में बेस्ट रिलेशनशिप क्या था कि दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, सो they are entirely separate and unrelated? No. Economy is dependent on environment but not vice versa. This is also wrong. Environment is dependent on economy but not vice versa, whereas economy and environment are interdependent. So hence fourth statement is correct. Next is which of these is not an example of how the economy impacts the environment? कि इनमें से कौन सा ये एग्जाम्पल नहीं है कि इकोनॉमी एनवायरमेंट को इंपैक्ट करता है। डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सपांशन, ये इकोनॉमी एनवायरमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, यस दिस इज राइट। पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से पॉल्यूशन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो राइट। ओवरफिशिंग लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरफिशिंग की उससे डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक हो रहा है, तो वो भी एक एग्जांपल है। वेयर एज इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरमेंट को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल। तो हालांकि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, बाकी सारे इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हाउ डज द एनवायरमेंट इंपैक्ट इकोनॉमी, की एनवायरमेंट इकोनॉमी को किस तरीके से इंपैक्ट करता है।
क्या वो रिसोर्सेज देता है फॉर प्रोडक्शन? यस। क्या वो इन्फ्लुएंस करता है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इंडस्ट्रीज को? यस। क्या वो अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को? यस। सो आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइजेस कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज पे एम्फसाइज कर रहा है? हमने क्या देखा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है? क्या ये प्रायोरिटाइज कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज कर रहा है? नहीं। क्या ये बैलेंस कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी? यस। क्या ये फोकस सोली ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? नहीं। क्या इग्नोरिंग सोशल इक्विटी इन द परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी कि इनमें से मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन कौन सा है फॉर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए? तो क्या स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन पॉल्यूशन है, या फिर इम्पोजिंग हैवी फाइन्स फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस, या क्रिएटिंग अ कार्बन टैक्स टू डिस्करेज फॉसिल फ्यूल यूज, या बैनिंग द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स? इसका आंसर जरूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।